नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24/7। इस वक्त हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं। उनका एक सरनेम ही इतना बड़ा पहचान है हमारे देश की राजनीति में, जिसमें कि कई नेता उस सरनेम से, उस ख़ानदान से, उस कुल से हमारे देश को मिले। शुरुआत होती है पूर्व प्रधानमंत्री डिप्टी प्रधानमंत्री श्री देवीलाल जी के नाम से, और वो विरासत उनके बेटे, उनके पोतों तक चली आ रही है। हमारे साथ हैं इस वक्त श्री रणजीत सिंह चौटाला जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। आपने समय दिया। हम आपकी राजनीतिक विरासत की अगर बात करें जी तो कई दशक पुरानी राजनीतिक विरासत है आपकी। चौटाला गांव से आप लोग आते हैं और आप लोगों ने अपने सरनेम में चौटाला सरनेम को जोड़ा और एक गांव को ऐसी पहचान दी जो अब देश ही नहीं विदेश तक भी पहुंची। श्री देवीलाल जी ने किसानों को, हरियाणा के लोगों की आवाज़ को देश तक पहुंचाया और बड़ी मजबूत आवाज़ बने वो जी। आप उनके बेटे हैं। आप कई सालों से उनकी इस राजनीतिक विरासत को अपने अलग ढंग से, अपने अलग तरीके से चला रहे हैं। इतने सालों के, इतने दशकों के अपने राजनीतिक विरासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो देवीलाल एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे। वो बिरला टाटा के बेटे नहीं थे। हम तो, मैं ओम प्रकाश जी तो चौ देवीलाल के बेटे। हमारे बेटों की भी पहचान होगी, जैसा आप बता रहे हैं चौटाला से। वो तो एक किसान के बेटे थे और वहाँ से संघर्ष करके आप ये समझिए कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच गए जी। ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है। उन्हीं की वजह से आज हम हैं। आज हरियाणा विधानसभा में हम 5 एक ही फैमिली के मेंबर हैं, अलग अलग पार्टीज़ में हैं। पर ये किसी भी पूरे देश में किसी विधानसभा में एक फैमिली के मेंबर इतने नहीं है। आज भी चौ देवीलाल के ना होने के बावजूद भी हमें उनकी पहचान का लाभ मिल रहा है। कोई गलतफहमी में नहीं है। जो कुछ मिल रहा है केवल चौ देवीलाल के नाम से हमें मिल रहा है। ये हम बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अच्छा आपने कई करें, सालों हम की बुरा मेहनत करी करें, है। ये हमारे कर्म की बात है कि आगे लोग हमें कैसा पहचानेंगे। पर आज तक हरियाणा के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। पूरे देश में एक राजनीतिक वैक्यूम आया था राजीव गांधी के समय जी, और उस वक्त उस वैक्यूम को चौ देवीलाल ने भरा था। तब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, आपके एनटीआर, हेगड़े, ये एक देश का उस वक्त के पीवट चौ देवीलाल थे जी। मुलायम सिंह को बनाया, लालू को बनाया, ओम प्रकाश जी को बनाया, चिमन भाई पटेल को बनाया। उस वक्त सारे चौ देवीलाल की देन थी। यहाँ बनारसी दास को बना दिया, हुकम सिंह जो मुख्यमंत्री यूँ बदल रहे थे जैसे आज मोदी जी बदलने, पूरी कैबिनेट बदल दी गुजरात की। ये करिश्मा चौ देवीलाल के था। आपने शायद वो वक्त नहीं देखा। नॉर्दर्न इंडिया की दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है जी। और वो पूरे नॉर्दर्न इंडिया का मूड रिफ्लेक्ट करती है। चौ देवीलाल जब दिल्ली बोट क्लब पे रैली करते थे, या तो चौ चरण सिंह ने करी या चौ देवीलाल ने करी। उस रैली पे मैंने देखा, उस रैली एक नहीं 3 रैली उनकी देखी है, जिसमें 8-8, 10-10 लाख की भीड़ होती थी। और जब वो देखते थे तो सारा हिंदुस्तान भुचंका हो जाता था कि कौन आदमी है। और वो भी उस समय में जब ये सोशल मीडिया नहीं था, टेलीविजन नहीं था, घर में इतने साधन नहीं थे, रेडियो नेटवर्क नहीं थे, लोग ट्रैक्टरों पे चल के आते थे तब बसेज। ये वो आज तो इकट्ठा होना भी बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी बात थी। और वो एक किसान की पहचान बन गए थे। वो पूरे जीवन उन्होंने संघर्ष करा। सत्ता का कभी लालच, अगर सत्ता का लालच होता तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होने के बाद आज की इस दुनिया में कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के काम कर ले क्या, किसी को ऑफर कर दे क्या? कोई नहीं करता। अच्छा, आज के समय में किसानों की राजनीति आज भी चल रही है जी। और आज भी किसानों की राजनीति एक बहुत बड़ा बल्कि ज़रिया बन चुकी है मेन स्ट्रीम राजनीति में आने का। कई नेता जो हैं मेन स्ट्रीम राजनीति में अगर किसी और तरीके से आके विफल हो जाते हैं तो किसान नेता बनने का सपना देखते हैं। देखिए, मैं आपसे बड़ी स्पष्ट बात कर रहा हूँ। जो देवीलाल किसान थे, मैं किसान का बेटा हूँ।
किसान के बेटे की मैं इस पहचान को नहीं मानता। हर आदमी कुछ शहर में बैठे, टाटा बिरलाज के भी फार्म हाउसेज हैं, वो भी किसान हो गए। देखिए, किसान की पहचान ये है कि जो आदमी खुद खेती हाथ से करे वो किसान है जी। देखिए, जितने राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे कोई किसान नेता बन रहा है, मैं भी बन रहा हूँ, हमने कभी बीज ईजाद नहीं करा, हमने कभी कोई बैलों की जोड़ी नहीं संवारी, हमने कभी ट्यूबवेल कनेक्शंस के लिए कुछ नया कोई रेनोवेशन नहीं करी। देखिए, जिस आदमी ने किसान के लिए इस देश में काम करा है, जो गेहूँ 12 मन की होती थी, जो 70 मन की गेहूँ होने लगी है, वो डॉक्टर वेंकटरमन सबसे बड़े साइंटिस्ट थे इस देश के, इंडिया के। ये गूगल पे आप निकाल के देखें। उनकी वजह से रेवोल्यूशन आया, आज हम आत्मनिर्भर हुए, वो डॉक्टर वेंकटरमन का काम है, किसानों का काम नहीं है। पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे वो डॉक्टर बोरलॉग थे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शोध करे। उन्होंने सारी दुनिया की सारे में किसानों में हलचल मचा दी। देखिए, इस देश में क्योंकि किसान की संख्या ज़्यादा है, जापान से लेके अमेरिका तक 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते जी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऐसे देश हैं जहाँ 65 से 70% खेती करते हैं। तो लोगों ने देख लिया कि ज़्यादा जनसंख्या किनकी, उनका नारा लगा, यानी कि वोटर ज़्यादा जहाँ है उसी की अगर राजनीति किसानों का कोई भला करता। मैं आपको एक बड़ा साधारण बता रहा हूँ जी। एक रेडी लगाने वाला जिसके पास रेडी की कीमत प्लस उस पर जो टेबल स्टफ है, चाहे उस पर सब्जियाँ हैं, चाहे उस पर फ्रूट है, चाहे उस पर दही भल्ला है जी, उसकी कीमत 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है जी। आप काउंट करके देखिए। जी जी। और वो रोज़ के 3,000 से कम नहीं कमाता, 5,000 भी रोज़ के कमाता है। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट और उसकी जो महीने की कमाई है वो आप ये समझिए कि 10 लाख, और उसकी साल की कमाई महीने की कमाई 20 से 25-50 हज़ार तक नहीं, जिसकी 3,000 रोज की कमाई है उसकी 1 लाख में, 1 से 1.5 लाख साल की 12 लाख, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 12 लाख साल के कमा रहे हैं जी। रिटर्न उसका घर में उसका बेटा टाई बांध के कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, उसके घर में एंटीना लगा है। किसान की कीमत जिसकी 3 एकड़ ज़मीन है, उस ज़मीन की कीमत आज के दिन 1 करोड़ से कम नहीं है, 30 लाख का कम से कम एकड़ ज़मीन पंजाब हरियाणा में कहीं नहीं मिलती। जिसकी 1 करोड़ की जायदाद है, उसके बेटे का स्कूल में नाम उसका रिजेक्ट कर देते हैं, उसका कट जाता है कि उसको फीस भरने को नहीं है। उसकी ये हालत है कि जब वो अपनी अगली क्लास में प्रमोट होके जाएगा तो उसे 7 से 8 की किताबें लेनी है, तो वो पुराने पहले वाले स्टूडेंट की सेकंड हैंड पुरानी किताबें लेगा। ये सच्चाई की बात क्या जी, सच्चाई प्रैक्टिकल बात। अगर घर में लड़की आ जाएगी तो 1,000 रुपये उसे चाहिए, तो 4 रुपये 3 रुपये सैकड़े दे के लोकल दुकानदार से पैसे लेके अपने लड़की के लिए वो कपड़े लेके आता है जी। और उस आदमी की आज भी ये हालत है कि उसका कोई भी संभालने वाला नहीं। अगर किसान का कोई नेता होता तो देश की तकदीर बदल जाती। आज भी किसान की सबसे जो किसान पैदा कर रहा है वो आज भी गरीबी में जी रहा है, मगर उसकी पैदावार को जो बेच रहा है आप अगर उसे वो एक अलग ही लाखों रुपए कमा रहे हैं, और उसको अब बड़े लेवल पे लोग ट्रेडिंग करने लग गए हैं। खेती जो आड़ती हो गए हैं वो तो और बड़े लेवल पे, इसको आपने तो एक सूक्ष्म स्तर पे बताया, जो आड़त वाले हैं वो तो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं जी। तो जो पैदा करने वाला है, जिसने असली मेहनत की, जिसने की धूप झेली, जिसने की पसीना बहाया, अपना खून लगाया, जी। आज भी उसका वही हाल है जो शायद चौधरी देवीलाल जी के वक्त में हुआ करता था। ये क्यों नहीं सुधर पा रहा? और ये किसान नेता जो भी आते हैं कुछ वक्त में राजनीति करते हैं और आज बड़े नेता बन जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी में सोते हैं और फिर कहते हैं मैं क्यों ना सोऊं एसी में। साइंस टेक्नोलॉजी में दूसरे कंट्रीज से पीछे रहे, ऐसे हम खेती में पीछे। आज अब पोली हाउस से जा रहे हैं, अब लोग डींगा मच्छी का वो करने लगे, उसका उत्पादन करने लगे। जो ये करने रहे 5-5, 10-10 लाख रुपए एकड़ कमा रहे हैं। मेरे अपने सीट्रस का ऑर्चर्ड्स है, किनू का मेरे बाग हैं, सब भाइयों के, हमारे बाबूजी के भी था, उसी करके हमने करा। आज मेरे 50 एकड़ है, 3 लाख रुपए कम से एकड़ पे नहीं जाता, लोग 7-7 लाख रुपए एकड़ कमाते हैं। मतलब किसान की जो वेल टू डू है वो तो अपना खेती ठीक चला रहा है, जिस पे जो गरीब हालत है, जिस पे 2 एकड़ 3 एकड़ पे, जिस पे समय पे खाद नहीं, जिस पे समय पे पानी नहीं, जिस पे समय पे ट्रैक्टर की जुताई नहीं होती, वो आदमी पिछड़ता जा रहा है, उसकी बुरी हालत है। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये है चौटाला साहब कि आजकल एक किसान नेता हैं जो बहुत फेमस हो रखे हैं। कुछ समय पहले वो भाजपा के खिलाफ आंदोलन भी कर रहे थे, किसान आंदोलन के नाम पे। उनकी एक तस्वीर, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि वो एसी में सो रहे थे।
उनसे जब सवाल किया गया कि आप एसी में सो रहे हैं और आपके जो जिन किसानों की आप लड़ाई लड़ने के दावे कर रहे हैं, उस बेचारे के पास तो शायद खाने के 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, वो बुरा मान गए जी। और एक समय में चौधरी देवीलाल जी हुआ करते थे जिन्हें कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं, बड़ा एक सिंपल कोई भी दरवाज़ा खुला होता था। और आज भी उनके ज़माने की तस्वीरें वायरल हो जाती हैं, कभी कभी निकल के आती हैं कि उनके कमरे में 50-50, 100-100 किसान ऐसे ही चले आ रहे हैं जी। कोठी पे, कहीं दूर से आए हैं, कोई काम कराने, कोई इलाज कराने आए हैं तो कोठी पे रह रहे हैं, सबका दाना पानी चल रहा है। तो एक नेता, किसान नेता वो हुआ करते थे और आज के एक किसान नेता हैं कि अगर एसी में सोते हुए उनकी तस्वीर वायरल हो जाए तो उल्टा पत्रकारों के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं, बुरा मान जाते हैं। ये क्या राजनीति है और ये क्या स्वरूप बदल चुका है? देखिए साहब, हर आदमी की अपनी अपनी मानसिकता क्यों क्या कहे। जो देवीलाल का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, शायद कभी दिल्ली में चेक कर लें, अशोका होटल में किसानों के लिए खुला खाना खाने का उन्होंने खोल दिया था कि इसमें कोई भी किसान आके थाली लेके खा सकता है, उसके 25 रुपये थाली का खर्चा होता था। और मैंने राजनारायण जी को भी देखा है, उनके यहाँ जो पूरे हाउस में थे, नीचे पत्तल पे खाना खाते थे लोग, आके उनके बीच बैठ के खाना, उनके बीच चटाई लेके सो जाते थे। ये वक़्त तब थे, आज वो वक़्त नहीं है, आज तो कोई ऐसा मिलता ही नहीं। अब हम उनको, मैंने आपसे बताया, हर कोई किसान नेता इस करके कि आंकड़ा देखो कितने ज़्यादा है उनका करें, क्योंकि किसान का मामला ऐसा हो गया, उसका कसूर भी नहीं है। देखिए 1 एकड़ पे अगर घर के 7 मेंबर हो तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। एक बदलाव केंद्र की तरफ से और आपके राज्य की तरफ से भी होता दिख रहा है। अच्छा, फिर से परिवार की तरफ थोड़ा सा आते हैं। आपके भाई साहब श्री ओपी चौटाला साहब, एक अलग राजनीति परिवार उनका और आपका थोड़ा सा इस वक्त अलग है, और उनके पोते इस समय हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, दुष्यंत चौटाला जी। तो जब मुलाकात होती है किसी कार्यक्रम में तो चाचा भतीजे आपस में किस तरह से मिलते हैं? देखिए, परिवार का मामला है, परिवार की कुछ अपनी प्रकाष्ठा होती है, उस पर हम एक मर्यादा में रहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी तो है। मैं ओम प्रकाश जी आमने सामने चुनाव लड़े, मेरे बड़े भाई हैं। मैं भी कांग्रेस से था, वो अपने INLD से थे। हम चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री थे, मैं मुख्यमंत्री नहीं था, उनके सामने चुनाव हारा भी है, पर हमारे रिश्ते में कभी फ़र्क नहीं आया। अब आते हैं आपके मंत्रालय की तरफ। जी। आप एक इंडिपेंडेंट MLA के तौर पे चुनाव जीते जी, और भाजपा को आपने समर्थन दिया, आपको बिजली मंत्री का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया। जब आपने ये मंत्रालय संभाला तो जो इस मंत्रालय का घाटा था वो कई हज़ार करोड़ का था, और जो अब हालिया जो आंकड़े नज़र आ रहे हैं, आपने वो घाटा तकरीबन ख़त्म कर दिया है। जी। और अभी आपको इतना वक्त भी नहीं मिला है, तकरीबन 2.5 से 3 साल ही आपको तकरीबन मिल पाया। ऐसा क्या आपने पॉलिसी में चेंज किया जो कि कई सालों से चला आ रहा घाटा था? देखिए, उसको आपने किस तरीके से दूर किया? ज़्यादा तो मैं तो अभी बनाऊं, पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पावर डिपार्टमेंट था। मैं तो अभी 2.5 साल से हूँ, पहले 5 साल वो थे। जब उन्होंने संभाला तो घाटे में था, 37,000 करोड़ घाटे में था। उन्होंने बिजली के मीटर बाहर लगवाए, चोरी बहुत होती थी, लाइन लॉस कम हुआ, इस करके हमारा बिजली डिपार्टमेंट सुधरा। हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के NCR में है, मैं जितनी इंडस्ट्रीज, दिल्ली की इंडस्ट्रीज बाहर आ रही है, गुड़गांव फरीदाबाद चली गई, तो सब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ आ गई जी। इसके बाद जितने ग्रुप हाउसिंग आ रहे हैं, चाहे वो DLF है, चाहे यूनिटेक है, चाहे अंसल है, चाहे गुड़गांव उसका देश का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तो वो जितना है, हमारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और उसके करके जब इंडस्ट्री में आपकी पावर चलेगी तो आपको रेवेन्यू आएगा, स्वाभाविक है। और ख़ास करके तो इंडस्ट्री से आती है, क्योंकि किसानों को तो जो हम देते हैं 10 पैसे पर यूनिट देते हैं, उन्हें तो हमें सब्सिडी देनी पड़ती है। एक ट्यूबवेल पे हमारा 1 लाख रुपया जाता है जब कनेक्शन देते हैं। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो इसकी फाउंडेशन उन्होंने बहुत मजबूत रखी, और फिर उन्होंने मेरे पे विश्वास करके महकमा दिया। मैं 1987 में कैबिनेट मिनिस्टर था, तब मेरे पे एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन, लॉ एंड जस्टिस से
इसके बाद मैं मेंबर पार्लियामेंट रहा, फिर मैं डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग बोर्ड स्टेट में रहा। थोड़ा मेरे एक्सपीरियंस पे उन्हें भरोसा था। मैंने लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे कुछ इनपुट मिले कि हमारे थर्मल में कुछ चीफ इंजीनियर, डायरेक्टर, एससीज वो बिजली चोरी कर रहे हैं। मैंने रैंकिंग करी, कंफर्म करा, मेरे मुख्यमंत्री जी से इजाज़त ली कि ये है कि वो कहने के कंफर्म। मैं कहता है पूछना नहीं, काम करो। मेरा हौसला बढ़ा, मैं खुद गया, मैंने रेड करा। रात को 5 एससी, 2 चीफ इंजीनियर और एक डायरेक्टर फाइनेंस, 8 को तुरंत पकड़ा और मैंने सीएम साहब से कहा कि 8 आदमियों को मैंने चोरी करते पकड़ लिए, करप्शन में पकड़ा है। उन्होंने अगले दिन उन्हीं पे फैसला छोड़ दिया, 1-1 लाख फाइन का। तो यहाँ से एक शुरुआत हुई कि किसी भी बड़े आदमी पे हाथ डालने में मंत्री संकोच नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने 3 साइमल्टेनियसली पूरे हरियाणा में रेड करे। 500-500 की टीमें, एक टीम में 8-8 आदमी, एक ज़िले वाला दूसरे ज़िले में, दूसरे ज़िले वाला उस ज़िले में, ताकि कोई किसी को इन्फॉर्म ना करे। और सुबह मॉर्निंग 4 बजे पूरी फोर्स लेके साथ हमने रेड करे। मतलब आप ये समझिए कि 5000 आदमी पूरे हरियाणा में सुबह 4 बजे से रेड करने लगे। उसके बाद हमने बहुत केसेस। कहने का मतलब है कि आपने सबसे बड़ी चीज़ है कि बिजली की चोरी रोकी। तो सबको ये हो गया कि यहाँ चोरी नहीं करने देंगे जी, यहाँ करप्शन नहीं होगी। तो उसके बाद लोग तुरंत कनेक्शन जोड़ने लगे। आपके यहाँ रेड हुआ तो मैंने जोड़ लिया, आपने जोड़ लिया। ये करके हमारा रेवेन्यू एकदम बढ़ा। आज हम 2000 करोड़ रुपये प्रॉफिट में हैं। जी। अच्छा, हरियाणा की राजनीति पे अगर आपसे सवाल मैं करूं तो अभी हाल ही में सुपर संडे था रैलीज़ का, और सभी ने, अगर हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी जो कोशिश कर रही है अपने पांव जमाने की इस राज्य में, सभी ने अपने अपना शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की। मैं ये इस पे नहीं जाऊंगा कि किसकी सक्सेसफुल रही या किसकी नहीं रही, लेकिन ये ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप भाजपा के मेंबर नहीं हैं मगर उनके समर्थन में हैं, आप निर्दलीय विधायक हैं, इसलिए इस हैसियत से आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है जोर किसका है? जोर किसका था मतलब आप रैली का पूछ रहे हैं? रैली की बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो मीडिया आकलन करेगा कि किसकी रैली बड़ी थी, किसकी छोटी थी, उससे मेरा कहना ठीक नहीं बन रहा। पर हमारे फादर से हमने एक सीखा है कि जिसका साथ दो उसका शमशान घाट तक साथ दो। हम जिसके साथ लगे उसके साथ जी जान से हैं। मैं ये नहीं देखता कि मैं बीजेपी में हूँ। देखिए, इस बात को कोई माने नहीं माने, मैं स्वीकार करता हूँ और मैं विद आर्गूमेंट आपको भी कन्विंस करूँगा। मोदी जी का एक ऐसा टाइम आया था कि जब वो बोलते थे तो हम कांग्रेस में तो भी, हम सेंट्रल और से लोग भी उसी को कवर करते थे जहाँ बड़ी भीड़ आती थी। उनकी 5-5 लाख की भीड़ आती थी, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया और उन्हें 270 सीट से भी ऊपर दिया। देखिए, 1984 के बाद जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो राजीव गांधी को, अकेली पार्टी को 400 सीटें मिली थी। 84 के बाद किसी को बहुमत नहीं मिला, चाहे कोई भी होना, चाहे वीपी सिंह बने, चाहे चंद्रशेखर बने, चाहे आपके वो क्या नाम बने, नहीं साउथ से थे नरसिम्हा राव बने, चाहे आपके वाजपेयी जी बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे गुजराल बने, मोरारजी देसाई बने, चाहे चरण सिंह बने, सब कोलिशन गवर्नमेंट थी जी। और फ्रांस, जर्मनी में ये ऐसा हुआ कि 30-30 साल तक कोलिशन पीरियड चला। हमारे यहाँ भी ऐसा हुआ। पहली बार 2014 में लोगों ने एक आदमी को वोट दिया और उसके बाद फिर 2019 में फिर उसी पार्टी को दोबारा बहुमत दिया। मतलब राजनीतिक चेतना लोगों में जागी है, लोग समझने लगे हैं। हमारे यहाँ एक गांव में होता है कि शादी के दिन जब लड़की वाले के घर जाते हैं, मॉर्निंग लड़की विदाई से पहले, तो हाथों में कुछ थाल रखे जाते हैं जिनमें सिंगाड़े होते हैं, उसमें चीनी के कुछ इस तरीके के बने होते हैं, कटोरी टाइप वो होते हैं। एक में जो है लड़की के कपड़े होते हैं और एक थाल होता है जिसमें लड़की के जेवर होते हैं। वो लाल और हरे कपड़े उस कागज़ में लपेटे जाते हैं। जब वो थाल उठवाते हैं तो कहते हैं किसी समझदार आदमी के हाथ में देना। जब लोग किसी को देश का सब कुछ छोड़ते हैं तो फिर देख के सोचते हैं कि किस आदमी को थाल देना चाहिए। लोगों को मोदी साहब, देखिए आज हम यूँ कहते हैं, अमेरिका में एक कन्वेंशन है कि जब अमेरिका का हेड ऑफ द स्टेट जब स्टेज पे होगा तो सेकंड आदमी ज्वाइन नहीं करता,
पहली बार ऐसा हुआ प्रोटोकॉल टूटा कि जब NRIs की मीटिंग थी, हमारे मोदी साहब ऊपर चढ़े तो आपके ट्रंप उनका हाथ लेके चलने अंदर सारे मोदी मोदी कर रहे हैं। ये हमारे हर देश में गए प्रोटोकॉल टूट रहे। अब आपके बर्लिन में बोल रहे थे, फिनलैंड में बोल रहे थे, अभी इसके बाद अभी यहाँ गए थे पीछे जापान में, कहाँ अभी पीछे साउथ इस तरफ गए ये कंट्री में, वहाँ भी एक वर्ल्ड के 8 लीडर्स में भी अगर ओपिनियन पोल से देखें तो सबसे ज़्यादा इन्हें माना है। देखिए लोग ये देखते हैं कि मजबूत सेनापति चाहिए लोगों को, ये नहीं। अब सामने ऑल्टरनेट देखते हैं, कांग्रेस को इसी बात का लाभ मिला था एक समय, जब सामने लोग देखते हैं कि आया विपक्ष सरकार बनाने की स्थिति में है तो लोग विपक्ष को वोट दे देते हैं। जी जी। जब विपक्ष नहीं दिखे तो लोग फिर वापस वहीं चले जाते हैं। देखिए अब अगर हम इसका ऑल्टरनेट देखें, माफ़ करना मैं आपको ठीक बता रहा हूँ, गलत हो तो बताना, ऊपर चलें आप कश्मीर से तो आपको फारूक अब्दुल्ला दिखेंगे, नीचे आएंगे तो आपको ममता बनर्जी देखी, आसाम गण परिषद दिखेगी, फिर आपके अखिलेश यादव दिखेंगे, फिर तेजस्वी यादव दिखेंगे, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखेगा, फिर शरद पवार दिखेंगे, फिर उसके बाद DMK अन्ना DMK दिखेगी, फिर वो उद्धव ठाकरे दिखेंगे। जब लोगों को इतने लोग दिखेंगे, आपके 40 पार्टी इकट्ठी होकर चलाएंगे तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। जब कोलिशन गवर्नमेंट आती है देश 15 साल पीछे जाता है। तो लोग ये समझते हैं वो अपनी गलती नहीं करते, हम गलत हो सकते हैं, लोग गलत नहीं होते। अच्छा, अब हरियाणा की राजनीति पे जब लौटें तो फिलहाल हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का कोलिशन है जी, और जल्द ही नगर परिषद के चुनाव भी हैं। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी पहली बार कंटेस्ट करके अपनी जगह तलाशने की कोशिश कर रही है। जो पंजाब में हुआ, मैं बार बार पंजाब के सवाल इसलिए आपसे जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप दोनों एक कैपिटल को शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, सचिवालय शेयर करते हैं, दोनों की विधानसभा अगल बगल है। तो बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना कि वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो क्या वो रंग पंजाब से उड़ के थोड़ा थोड़ा इस छोटे इलेक्शन में हरियाणा में जमेगा? देखिए मैंने आपसे पहले कहा था एक सवाल के जवाब में कि हरियाणा पॉलिटिकली लीड करता है। मैंने देवीलाल का बताया था कि एक वैक्यूम आया था। हरियाणा के लोग महाभारत को देख लें, महाभारत यहीं से लड़ा गया था, सब यहीं पैदा हुए थे, पानीपत की लड़ाई यहीं लड़ी गई थी, हम सदा से आगे रहे हैं। आप ओलंपिक में देखें तो भी हरियाणा सबसे आगे है, आप आर्मी में भी देख लें कहीं भी, या पंजाब के लोग खड़े मिलेंगे या हरियाणा के मिलेंगे, आप चाइनीज़ बॉर्डर देखें, आप पाकिस्तान का बॉर्डर देखें, हर जगह यहाँ खड़ेंगे। हरियाणा के लोग गाइडेड नहीं होते, हरियाणा के लोगों में इतनी राजनीतिक चेतना कि घर घर पे राजनीति है। अच्छा, एक अभी हाल ही में जब आपने अभी पंजाब के कानून व्यवस्था का जिक्र किया, सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी से आते थे, लेकिन देश के मैं सिर्फ पंजाब की बात नहीं करूँगा, वो देश की एक यूथ के लिए एक आइकन के तौर पे उभर रहे थे, अपने गानों से अपनी बात को रखने का कोशिश करते थे, एक सामान्य जीवन जीते थे। सिक्योरिटी वाला मामला आपने बता के अपनी बात रखनी चाहिए। आम आदमी पार्टी कहाँ चूक रही है? ये एकदम से वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण समझते हैं आप? देखिए दिल्ली का और पंजाब हरियाणा का फ़र्क है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी थी, अब कैपिटल बन गई। दिल्ली के लोग बहुत वेल टू डू हैं, उन्हें ज़्यादा पॉलिटिकली इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो लोग ऐसे हैं वो तो कोई वोट डालते ही नहीं, वहाँ जो वोट डालते हैं वो तो झुग्गी झोंपड़ी वाले वो लोग वोट डालते हैं। उनमें केजरीवाल ने एक अन्ना हज़ारे का मूवमेंट था, उसे हाईजैक कर लिया था, झाड़ू उठा के उन दिनों में उस झाड़ू को निशान बना के उन्होंने कर लिया, तो वो लोगों में हो गया। अब वहाँ 70% तो पॉपुलेशन वही है, वो उसका एक वोट बैंक बन गया। अब पंजाब में डिसल्यूजनमेंट करके लोगों में किसान आंदोलन हुआ, फिर ये हुआ, किसान आंदोलन का भी ज़्यादा असर नहीं हुआ। सबसे बड़े किसान नेता जो थे, जो इस आंदोलन में थे, वो 8 पार्टी के या 8 संगठन के एक जो थे वो राज्यपाल थे, सबसे पहले वो गए।
टिकैत तो जब रात को उनके आंसू निकले तो टिकैत तो बड़े नेता बन गए। उस रात वो नेता बन राज्यपाल गए। जब चुनाव लड़ने लगे तो पंजाब में 4500 वोट मिले उन्हें, मतलब जमानत जब्त बचाने के लिए उन्हें 28,000 वोट चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब कि पंजाब के लोगों को, मैं तो राजनीतिक सोच पे कई बार ऐसे टिकैत साहब भी वेस्टर्न यूपी से आते हैं, वो आंदोलन कर रहे थे और वेस्टर्न यूपी में भी भाजपा इतनी बड़ी मेजॉरिटी लेके निकली जो यूपी के विधानसभा चुनाव हुए, तो टिकैत साहब भी फेल हो गए, बिना चुनाव लड़े ही हार गए वो। तो भाई अगर आप अपने घर में ही अपनी बात नहीं समझा पाए लोगों को, आपके इलाके में ही लोगों ने आपका साथ ना देके, या आप चूँकि वो किसानों की बात करते करते भाजपा के खिलाफ मूवमेंट चलाने लग गए थे, उनके मूवमेंट में, उनके भाषणों में भाजपा की खिलाफत ज़्यादा दिखती थी बजाय इसके कि किसानों के फ़ायदे की बात करें। तो उनकी तो चलिए हम बात ही क्या करें, मगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से, और हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता के ऊपर हमले होने पे, उनकी हत्या होने पर भाजपा के सबसे बड़े नेताओं में शामिल शुमार अमित शाह जी उनसे मिलते हैं। आपने अक्रॉस पार्टी एक मैसेज देने की कोशिश किया कि जो डिजीज़ है वो किसी पार्टी का नहीं है। देखिए, होम मिनिस्टर का मिलना एक अलग विषय होता है। होम मिनिस्टर का ये होता है कि मैं देश का गृह मंत्री हूँ, मैं देश में सुरक्षा पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। उससे आम आदमियों को, आम सिक्योरिटी फोर्सेस को एक मनोबल मिलता है, आम लोगों को एक हौसला मिलता है कि देश का गृह मंत्री अगर मिलने के एक मॉडल बन जाता है जी। उन्होंने जो विजिट करा है उसका खाली मैसेज ये था कि लोगों को मैसेज देने के लिए कि तुम्हारे लिए मैं हर वक्त खड़ा हूँ, ये उनका मैसेज था। तो चौटाला साहब ने हमसे हर मुद्दे पे बातचीत की, उन्होंने अपने मंत्रालय की बातचीत की, उन्होंने अपने परिवार की बातचीत की, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट एमएलए होने पे बातचीत की, पड़ोसी राज्य आम आदमी पार्टी के ऊपर भी बातचीत की। हालांकि उन्होंने ये कहा कि उनको अभी कम वक्त हुआ है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये एक अच्छी राजनीति को फॉलो कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि किसी को सिर्फ 2 से 3 महीने में ना जज करने की जो इनकी मंशा हमें दिखी इस इंटरव्यू में, ये एक अच्छी पॉजिटिव राजनीति का एक मैसेज जाता है इससे कि 2 से 3 महीने में शायद कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। तो और इस हरियाणा राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे शीर्ष, सबसे वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं चौटाला साहब, लेकिन कहीं भी ये महसूस हमें नहीं होने दिया कि जो इनका जो कद है वो इतना बड़ा है। एक बड़े ही सिंपल तरीके से और बड़े सौम्य तरीके से, इतने विराट व्यक्तित्व ने बड़े सौम्यता से सभी हमारे कटु सवालों का भी जवाब दिया। इसके लिए चौटाला साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया के लिए राजीव पाठक।